दोस्तों अब हमारे साथ में हैं मंजरी उपाध्याय जी, जो कि जी विश्वास सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी हैं। आइए अब उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके अंदर ये जो प्रेरणा स्रोत फूट पड़ा है, जिसने इस लखनऊ को बदल देने की एक खामोश कोशिश बहुत ही मजबूती के साथ में शुरू कर दी है। कोई हो हल्ला नहीं है, कोई विज्ञापन नहीं है, लेकिन सीधे काम दिखता है। आइए अब मंजरी जी से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में। धन्यवाद। अब हमें अपने विषय में सबसे पहले तो कुछ बताइए। आपकी जो जीवन यात्रा रही है बचपन से लेकर अब तक की, जो अध्ययन अध्यापन रहा है जी, उसके विषय में सबसे पहले बताइए। जी अच्छा क्वेश्चन है शुरुआत करने के लिए। अपने बारे में बताना सबसे सुखकारी होता है। दरअसल जीवन यात्रा की शुरुआत अगर मैं बताऊं तो एक लड़की होते हुए मैं बहुत भाग्यवान रही, क्योंकि ऐसे परिवार में जन्म लिया मैंने जहां बेटी होने के बाद भी मेरे माता पिता ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत अपेक्षाओं के साथ मेरा पालन पोषण किया। जौनपुर के छोटे से कस्बे शाहगंज से बिलोंग करती हूँ मैं। वहाँ पे एक गांव है, सराय मोहिउद्दीनपुर नाम है उसका। वहीं जन्म हुआ, वहीं बड़ी होने लगी और तमाम सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए मेरे पिता ने ये डिसीज़न लिया कि उन्हें बेटी को सशक्त बनाना है, और शक्ति का मतलब एजुकेट करना उनके लिए था। तो लोगों की तमाम अवधारणाओं और रूढ़ियों को तोड़ते हुए, लोगों के ताने सुनते हुए भी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उस इलाके के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ूंगी। सेंट थॉमस इंटर कॉलेज करके स्कूल का नाम था, मिशनरी का। और वहाँ पे उन्होंने मेरा एडमिशन कराया। शुरुआती समय में बहुत चैलेंजेस थे, और समझिए जब मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया उस समय आजू बाजू के करीब 15-20 गाँवों से मैं पहली गर्ल चाइल्ड थी जिसने स्कूल जाना स्टार्ट किया। तो वुमेन एम्पावरमेंट वहीं से स्टार्ट हो गया एक्चुअली, मेरे पेरेंट्स की ओर से। फॉर्चुनेट मैं इसलिए थी क्योंकि मेरे फादर भी बहुत लर्नड रहे, BHU के स्कॉलर रहे। मदर भी संस्कृत से MA BEd रही। जिस समय वो शादी करके आई थी, ब्याह करके आई थी, उस समय उस पूरे एरिया में कोई BEd लेडी नहीं थी। सो मिला जुला के उनका ये था कि बच्चों की परवरिश पे वो रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। और उसके साथ साथ में जो होलिस्टिक अप्रोच होता है टोटल की सोसाइटी के लिए भी हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन है। प्लांट्स के साथ एसोसिएशन है। हम लोग हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं से उन्होंने धर्म के उस पार्ट को सिखाने की कोशिश की जो कि समाज के कल्याण के लिए लगा होता है। तो एजुकेशन प्लस होलिस्टिक अप्रोच प्लस जो हमारा धार्मिक ओरिएंटेशन था, वो सब मिला जुला के एक मतलब परवरिश होने लगी। उसके बाद 12th तक मैंने वहीं पढ़ाई की। फिर मेरे फादर का बहुत ज़बरदस्त सपना था कि मैं किसी बहुत बड़ी पोजीशन पे जाऊं। मतलब ही वांटेड मी टू सी एज अ ब्यूरोक्रेट, मतलब IAS PCS चाहते थे। या वो खुद भी एस्पिरेंट रहे, 2 बार इंटरव्यू तक जा चुके थे। तो उनको ये था कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरी बिटिया कर लेगी। उनको वो ब्राइटनेस दिखती थी मुझ में। खैर उस समय पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगा, तो उनकी वो इच्छा तो नहीं पूरी कर पाई। लेकिन फिर मैंने B फार्मा में एडमिशन लिया। वहाँ से पढ़ने के बाद, फार्मेसी के बाद मैंने फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन की, और वहाँ पे सेल्स में काम किया, ट्रेनिंग में काम किया। काफ़ी अच्छी मेरी ग्रोथ रही। 8 साल में करीब 4 प्रमोशंस मिले मुझे। और उसके बाद पारिवारिक दायित्व आ गए, शादी हुई, नेचुरल जो चीज़ें हैं नैसर्गिक होती हैं, बच्चे आए ज़िंदगी में, तो लगा कि अब थोड़ा सा करियर को विराम देना चाहिए और थोड़ा फोकस इन बच्चों के साथ लगाया जाए। फिर उसी समय लखनऊ आई, मैं लखनऊ रहना शुरू किया। और चूँकि बच्चों के साथ जॉब करना संभव नहीं था, इसलिए जॉब से कुछ दिन के लिए ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद लगा कि चलो ठीक है, बच्चे भी, उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली भी देख रहे हैं, साथ में कुछ और कंस्ट्रक्टिव कर लें। तो मेरी माँ का शुरू से बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि एक लेडी जिस समय अपने बच्चों को रेज कर रही होती है, उस समय वो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकती है। अच्छा जी, ये उनकी, मैंने अपनी पहली प्रेगनेंसी में MA विद सोशियोलॉजी किया। अच्छा जी। और फिर दूसरे बच्चे के होने के बाद उनकी प्रेरणा से और घर वालों के और हस्बैंड के सपोर्ट से मैंने लॉ में एडमिशन लिया। तो ऑनेस्टली बताऊं तो जब एडमिशन लिया था तब तो बस सोचा था कि एक डिग्री बन के आएगा लॉ, जैसे लोग जनरली करते हैं। हो सकता है कि फैमिली के साथ सेटल होने के लिए कोट पहन के मैं भी कोर्ट जाना स्टार्ट कर दूं। लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट रही कि जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, मुझे टीचर्स ऐसे मिले जिन्होंने मुझे लॉ का एक डिफरेंट पिक्चर दिखाया कि सिर्फ प्रैक्टिस करने के अलावा भी कोर्ट लॉ का एक बहुत वाइड पर्सपेक्टिव है।
प्रोवाइडेड हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए कितने तैयार हैं। तो मुझे चीज़ें समझ में आई, धीरे धीरे अवेयरनेस आई कि एज अ कॉमन सिटीज़न, बिना किसी नेता को बिलोंग करते हुए, बिना किसी ब्यूरोक्रेट को बिलोंग करते हुए, एक सामान्य नागरिक के तौर पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इतने अधिकार दे रखे हैं कि अगर हम उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करें और जितनी जनता आज के समय में है भारत में, उसमें से 10% लोगों का भी अगर रिफॉर्म हो जाए, ये अवेयरनेस आ जाए, तो हम भारत को एक नया भारत बना सकते हैं। तो इसी दिशा में काम करते करते कुछ लोग रास्ते में आए, मतलब मन में एक विचार जागा कि चलो मैं भी कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करती हूँ, कुछ ऐसा करती रहूँ कि बच्चे भी सफ़र ना करें, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, और थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन 1 घंटा 2 घंटा कभी निकाल सकूँ। तो इसी जर्नी में मैं हर्ष पांडे नाम का एक लड़का है, गिव मी ट्रीज ट्रस्ट का वॉलंटियर था वो, उसके संपर्क में आई। तो शुरुआत हुई उसके लगाए हुए पौधों में, सड़क के किनारे उसके द्वारा लगाए हुए पौधे में पानी डालने से शुरुआत हुई। फिर जब पानी डालना शुरू किया, पौधों में नई कोपलें आते देखी, तो जैसा लगा कि मेरा बच्चा हंस रहा है। फिर वो जर्नी आगे बढ़ते बढ़ते फिर मैंने खुद अपने प्लांट्स लगाने स्टार्ट किए। लगाते लगाते आपको जान के बहुत हर्ष होगा और सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी अच्छा लगेगा कि पिछले 4 मानसून में अपने दोस्तों के साथ, वॉलंटियर्स के साथ मिलके और कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ मिलके करीब 800 से ऊपर पौधे हम लगा चुके हैं। इनफैक्ट 1000 तक गिनती जा चुकी है। और मूलतः हम बरगद, पीपल, पाकड़, नीम, आम, जामुन इस टाइप के पौधे लगाते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो एक तो ये यात्रा रही प्लांट से जुड़ी हुई। उसके अलावा छोटे छोटे लेवल पे कुछ और काम करने शुरू किए, जैसे परवीन जी के साक्षात्कार में आपने देखा होगा कि हमने सेल्फ डिफेंस हम बच्चों को सिखाते हैं। तो पहला गवर्नमेंट एसोसिएशन हमारा ऐसे स्टार्ट हुआ कि हमने मतलब जिस पार्क में हम सिखाते थे बच्चों को, उसके रिफॉर्म के लिए हमने बात करनी शुरू की। तो गए एप्लीकेशन लेके, और पहली एप्लीकेशन ही हमारी एक्सेप्ट की गई। जिस दिन एप्लीकेशन दी उसके 3 महीने के अंदर टेंडर पास हो के काम शुरू हो गया। एक मोटिवेशन यहाँ से मिला। उसके अलावा भी छोटे छोटे स्तर पे और कुछ छोटे छोटे ही, बहुत बड़े काम हमने नहीं किए हैं, लेकिन वो छोटे छोटे काम मिल के खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों देते थे। फिर कुछ और फ्रेंड्स आए, परवीन जी हैं, प्रज्ञा हैं, शालिनी हैं, शिल्पी हैं, हमारी एक महिलाओं की ही छोटी टीम तैयार होने लगी। और उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं, जब इतने काम कर रहे हो तो उसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड और चैनलाइज फॉर्म में ले जाओ, तो क्यों नहीं करते हो, अपना NGO क्यों नहीं बनाते हो। लेकिन दिमाग में तमाम तरीके के मिथक थे कि जैसा जनरली NGOs के बारे में होता है, तो मुझे थोड़ी हिचक थी। लेकिन फिर दोस्तों के लगातार इनकरेजमेंट से लगा कि चलो ठीक है, अभी तक इतने अच्छे लोग आए हैं तो आगे भी यात्रा ईश्वर ने चुना होगा जी, तो अच्छा ही होगा। और इस तरीके से 4 जून 2018 को हमारा जिजीविषा का जन्म हुआ, और तब से अभी तक 10 महीनों में करीब 8 अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ में हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, कुछ एप्लीकेशन लिख के एडॉप्शन के फॉर्म में, और कुछ जगहों पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हमें इनवाइट करते हैं और हम उनके साथ काम कर रहे हैं। अभी आपने मंजरी जी बताया कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के सहयोग से आपने, तो ये सहयोग किस प्रकार का रहा डिपार्टमेंट की ओर से आपको, गवर्नमेंट के? जी सर, गवर्नमेंट आर्थिक भी था या केवल कागजी था? आर्थिक तो अभी तक नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे किसी भी काम में गवर्नमेंट का पैसा इन्वॉल्व नहीं रहा है। हम लकी इस मामले में रहे कि हमारे पास डिफरेंट स्किल सेट के लोग हैं। जैसे हमारे पास मार्शल आर्ट की ट्रेनर है, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो स्कूल्स में जाके पढ़ाने को तैयार हैं। तो अलग अलग स्किल सेट के लोगों ने हमारे साथ एज वॉलंटियर काम करना पसंद किया, और इसलिए हम बहुत लकी रहे। गवर्नमेंट का जो हमारे लिए सहयोग था वो ये था कि उन्होंने हमें परमिशन दी कई जगहों पे। जैसे शेल्टर होम में हमने जो काम किया, बालिका गृह, इसमें राजकीय बालिका गृह में, बाल गृह बालिका में, वहाँ पे हमें परमिशन मिली कि हम वहाँ पे जाके अपना कैंप लगा सकें, जो अपने आप में एक दुरूह चीज़ है। बहुत बार लोगों को परमिशन नहीं भी मिल पाती है, लेकिन हमें मिली। तो कई जगहों पे हमने परमिशन ली और उससे काम हुआ। कई जगहों पे हमने एप्लीकेशंस लिखे जिसको कॉग्निजेंस लेके गवर्नमेंट ने खुद काम किया। जैसे वन विभाग ने हमारे सुझाए हुए कुछ पट्टियों पे उन्होंने प्लांटेशन किया हुआ है। अच्छा, तो जी। तो एक्चुअली ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चल रहा था, 3 साल पहले से, जिजीविषा के इस्टेब्लिश होने के भी पहले से। तो इसमें आपका LLB का सहयोग रहा? यस जी, डेफिनेटली। आपने लॉ का एक जो सही रूप जो इस्तेमाल होना चाहिए, एक आम आदमी भी करे जी, वो दिशा भी जी इस माध्यम से दिखाई। जी, जो अवेयरनेस थी मेरी, उसने मुझे बहुत हेल्प किया।
एक उसके अलावा जैसे पार्क्स बनवाने हो गए, लाइट्स लगवानी हो गई, नालियाँ सही करानी हो गई, साफ़ सफाई करानी हो गई, तो उन चीज़ों का यूटिलाइजेशन इसमें एक सहयोग रहा, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया। पुलिस बूथ्स के आसपास में वॉशरूम्स बनाने का काम हो गया, इस पे उन्होंने कॉग्निजेंस लिया हमारे एप्लीकेशन पे। इसके अलावा जब इन डिपार्टमेंट्स के साथ काम करने लगे तो डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर जो है वो एक दूसरे को जान रहे होते हैं, और जैसे हम एक ऑफिस गए, बीएसए ऑफिस गए, तो वहाँ दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी मिल गए। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि ये लोग बहुत एक्टिवली काम करते हैं, तो प्लीज़ इन्हें सपोर्ट कीजिए। तो वहाँ उनके थ्रू मिलते जुलते लोगों ने फिर इनवाइट करना स्टार्ट किया। जैसे 15 अगस्त पे हमें यहाँ पे एलडीए ने इनवाइट किया प्लांटेशन के लिए, जहाँ पे महामहिम राज्यपाल जी गए थे, राम नाईक जी। उसके अलावा हमें जौनपुर के वन विभाग ने प्लांटेशन के लिए इनवाइट किया, क्योंकि वहाँ एक पोखरा था जिसके किनारे किनारे प्लांटेशन करने के लिए मैं करीब पिछले 2 साल से प्रयासरत थी। अच्छा। और वो इतना मास एरिया था कि इंडिविजुअली मेरा अकेले जाके काम कर पाना संभव नहीं था। तो उसी में ये 15 अगस्त का प्लांटेशन आया, जिसको मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएट किया था, और उसके तहत वहाँ के वन विभाग ने हमें इनवाइट किया। उसके अलावा अभी फिर हम राहगिरी डे एलडीए की ओर से चल रहा है, उसके बिल्कुल एक्टिव पार्टनर्स हैं। 2 बार हमारी जो कंसल्टेंट हैं परवीन जी, उन्होंने बच्चों के साथ ले जाके ताइक्वांडो का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कराया, जो कि बहुत अप्रिशिएट किया गया, और बच्चों को अवेयर बनाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो इस तरीके से अभी तक का हमारा और गवर्नमेंट का एसोसिएशन रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर लोग मिलते जा रहे हैं और हम काम करते जा रहे हैं, हमारी विजिबिलिटी बनी हुई है, और उससे लोगों को सबसे बड़ी चीज़ फ़ायदा हो रहा है, तो मैं इसको भी सहयोग के तौर पे ही मानूंगी। अभी आपने बताया कि आप गवर्नमेंट स्कूलों में अपने कुछ वॉलंटियर्स भेजते हैं पढ़ाते, ये किस तरह का प्रोसेस आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से, मतलब इसमें पढ़ाने में सहयोग? वहाँ तो गवर्नमेंट के टीचर्स होते हैं, हाँ, अपॉइंटेड टीचर्स हैं जिनको सैलरी दी जाती है, वहाँ पर आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट कुछ, इसे क्लियर कीजिएगा। जी, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है, और इसका जो आंसर आने वाला है वो दरअसल लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे परवीन जी जो हैं, हमारी शुरुआत स्कूलों की परवीन जी के साथ हुई। उन्होंने अपने आसपास में झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को, उनका मन करता था कि जैसे हमारे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, ये भी जाएं जी। तो उन्होंने जाके एडमिशन के लिए उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना स्टार्ट किया। जब पेरेंट्स कन्विंस हो गए तो उसके बाद उनको स्कूल तक लेके जाना सेकंड स्टेप था। स्कूल तक भी जब लेके गए, उसके बाद थर्ड अड़ंगे के तौर पे आया कि बच्चों का आधार कार्ड नहीं है। तो वहाँ पे शी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उन्होंने बच्चों का आधार कार्ड बनाना फैसिलिटेट कराया, और उसके बाद बच्चों का एडमिशन कराया। तो कहीं ना कहीं से उनके साथ चूँकि हमारी बहुत अच्छी सिनर्जी है, दिमाग में मेरे हमेशा ये रहा कि किसी भी सोसाइटी को अगर सशक्त करना है तो 2 चीज़ों के ऊपर काम कर सकें अगर हम, एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ केयर, तो अपने आप सोसाइटी का स्टेटस इम्प्रूव कर जाता है। अच्छा, हमारे लिए एजुकेशन का मतलब है लिटरेसी प्लस अवेयरनेस। आप साक्षर ही नहीं, शिक्षित बने हम एज अ सोसाइटी। और जब शिक्षा का नाम आता है तो जो प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम उन पे काम कर पाएँ तो मिलजुल के ये ख्याल आया कि हमने सोचा कि चलो हम कुछ, सारे तो नहीं, लेकिन कोई 1, 2, 3 स्कूल्स ऐसे अडॉप्ट करते हैं जहाँ पे हमारे जो डिफरेंट स्किल सेट्स के लोग हैं वो जाएंगे, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जाएंगे, और कोई ना कोई एक अवेयरनेस प्रोग्राम वहाँ पे करा के आएंगे। हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, सेल्फ डिफेंस हो गया, लीगल अवेयरनेस हो गई, उनके पेरेंट्स को बुला के उनका कंसल्टेशन हो गया। तो गए तो हम इस थॉट के साथ थे, लेकिन जब गए तो एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर निकल के आई जी। जिन 3 स्कूल्स में हम गए, वहाँ पे जाने पे ये पता चला कि उनमें से 2 स्कूल्स में 5 क्लासेस, एक में 5 क्लासेस के लिए 2 टीचर्स थे, एक शिक्षा मित्र थी जिनकी हमेशा BLO ड्यूटी वगैरह लगती रहती है। दूसरे स्कूल में 1 टीचर, वही प्रिंसिपल, वही टीचर, और उनके साथ 1 शिक्षा मित्र, उनकी भी BLO ड्यूटी। अभी जब BLO की ड्यूटी लगी होती है या कोई भी ड्यूटी में होते हैं ये शिक्षा मित्र, तो उन्हीं टीचर्स के ऊपर बच्चों का मिड डे मील भी बांटना होता है, उनको जूता मोजा भी प्रोवाइड कराना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करने होते हैं, और भी हाँ, और पढ़ाना भी होता है। तो हमें लगा कि अवेयरनेस एक पार्ट है, लेकिन अभी तो ये बच्चे जिस वजह से जा रहे हैं वो भी नहीं पूरा है, वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है। हमारे आर्टिकल 21A का मोटिव है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए, 6 साल से 14 साल के बच्चों को हम साक्षर बनाएं। तो अभी तो पहला स्टेप इनका साक्षर होना ही नहीं पूरा हो रहा है, तो ये अवेयरनेस वगैरह इनके लिए लग्जरी है। फिर बैठे, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, मंथन हुआ, कुछ दोस्तों से बात हुई, कुछ ऐसी महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हमारी सर्किल में हैं जो कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से
जॉब नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि 1 घंटा 1.5 घंटा डेली वो निकाल सकती अच्छा किया जाए। जी। तो उस क्रम में करीब 7 एक्टिव वॉलंटियर्स आए हमारे पास। उन्होंने इनमें से 2 स्कूलों में जाना और पढ़ाना शुरू किया। जितने भी लर्निंग के टूल्स होते हैं, टैबलेट लेके और चार्ट बना के, जिस भी तरीके से, किसी ने साइंस चूज़ कर लिया, किसी ने इंग्लिश चूज़ कर लिया, किसी ने फिजिकल एजुकेशन चूज़ कर लिया। ऐसे करके हमारी यात्रा शुरू हुई और करीब 1.5 महीने तक बहुत अच्छा काम चला। अच्छा जी। फिर बीच में आया कि लोगों के अपने पर्सनल कमिटमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, तो हम किसी को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप जाओ ही। तो वो क्रम बीच में कुछ दिन के लिए टूट गया, लेकिन अंदर अंदर से एक गिल्ट का एहसास था कि कैसे करें। तो उसके ऊपर फिर बैठ के हमने आपस में बात की कि कैसे क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर लगा कि चलो शुरुआत एक स्कूल से करते हैं, एक टीचर ले जाते हैं वहाँ पे। और हमने बोला कि वी आर वेरी ब्लेस्ड, हमारे आसपास में ऐसे अच्छे लोग हैं अवेलेबल जो कि काम करना चाह रहे हैं। तो इस क्रम में हमें अभी जल्दी ही मीनाक्षी ने ज्वाइन किया है, करीब 1.25 महीना हो गया उन्हें ज्वाइन किए। और हमने उन्हें बोला है कि आप क्लास 3rd, 4th और 5th के बच्चों को भी पढ़ाएं, क्योंकि थर्ड तक जब बच्चे आ जाते हैं तो उनको थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है कि सब्जेक्ट क्या है ना। 1st और 2nd के बच्चों को हमने उनके टीचर्स के लिए छोड़ा और मीनाक्षी 3rd, 4th और 5th को हैंडल कर रही हैं, पढ़ा रही हैं। और वो इतनी खुश हैं इन बच्चों को पढ़ा के कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैम कि प्राइमरी स्कूल में जिन बच्चों को देख के दूर से लोग उनसे बात करना या उनके साथ अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, उन बच्चों के अंदर इतनी ज़ील हो सकती है, इतनी उत्कंठा, इतनी जिजीविषा हो सकती है कि अगर आप उनको 12 घंटे बैठा के पढ़ाइए तो वो उतनी देर पढ़ने को तैयार हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे साथ रही। तो अभी देखिए ये मॉडल हमारा बहुत सक्सेसफुल चल रहा है और हम एम यही कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा क्या हो कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा सर्वे करें। हमने RTIs डाल रखी हैं कि किस स्कूल में कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है, तो इस पे RTI डली हुई है। और एक बार जब इन्फॉर्मेशन आ जाती है और हमारे पास रिसोर्सेज भी आने शुरू हो जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें अगर सैलरी तो नहीं, ऑनरेडियम अगर देना है तो उसके लिए हमारे पास भी फंड्स होने चाहिए। अगर बंदे ने 1 महीना पढ़ाया तो पढ़ाने के बाद हम इस कैपेसिटी में हो कि उसको दे सकें, है ना। तो हम यही चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने स्कूल्स जहाँ पे भी टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं या हैं पर कम हैं, वहाँ पे हम अपने टीचर्स भेजें और हमारे टीचर्स वहाँ पे जाके पढ़ाएं, सो दैट एक एजुकेटेड इंडिया क्रिएट हो, एजुकेटेड यूपी। एटलीस्ट यूपी की एजुकेशन हमेशा क्वेश्चन मार्क में रहती है, तो हम उसमें यही सहयोग बनना चाहते हैं। अब तक पिक्चर इतनी क्लियर हो चुकी है, जब शुरू किया था तो इतना क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब करते करते बहुत सारी लर्निंग्स मिली। तो यही हमारा भी मॉड्यूल चल रहा है। भी कई सामने आए जो पहले नहीं पता। जी। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात और बताई जी, पुलिस चौकियों पर टॉयलेट और पानी की व्यवस्था। जी, तो ये मन में कहाँ से ख्याल आया आपको? और ये क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस विभाग और पुलिस के कर्मचारियों को बड़े निगेटिव तौर पे देखा जाता है, उनका भला करने की तो दूर की बात है, उनकी ओर देखना लोग पसंद नहीं करते। जी। पर आपने उस दिशा में देखा, उनकी समस्या के प्रति सचेत भी, सोचा भी, जिस और सच कहें तो आज तक हम लोगों का भी किसी का ध्यान नहीं जाता है जनरली, बिल्कुल नहीं। जी। और उस पर आपने कदम भी बढ़ाया। सोचना तो अलग बात होती है, उस पर एक्टिव होकर के उसको एक मूर्त रूप देना। जी। तो ये पूरी एक अपने आप में कहानी लगती है। इसको भी कुछ हम लोगों को बताएं। हाँ, इंटरेस्टिंग है एक्चुअली ये भी पूरी जर्नी। सबसे पहली चीज़ तो देखिए ये है कि जहाँ पे शायद मैं ईश्वर ने मुझे इसके लिए चूज़ किया है और मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि जनरली जहाँ पे लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम है, वहाँ मुझे लगता है कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूशन बन सकती हूँ। तो पहला फैक्ट ये है। उसके बाद शुरुआत होती है, मैं बहुत बातूनी हूँ, अभी तक आपको बातचीत से पता चल गया होगा। ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है। हाँ, मैं इसको प्लस पॉइंट ही मानती हूँ। तो कभी एक बार मैं मेरे घर के पास में एक मल्हौर रेलवे स्टेशन पड़ता है। हाँ। और वहाँ पुलिस चौकी है। तो मैं ऐसे ही सब्जी खरीदने गई तो कार पार्किंग के लिए, चूँकि मैं कभी कार गलत जगह पे पार्क नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अगर लॉ किया है तो मैं एक लॉ अबाइडिंग पर्सन बन के रहूँ। तो मुझे लगा कि पुलिस चौकी चुकी है तो उससे बेहतर जगह क्या होगी। उनसे पूछा कि सर यहाँ पे पार्क कर सकते हैं क्या? उन्होंने बोला कि हाँ मैम आप कर सकते हैं। फिर मैं गई, सब्जी लाने के बाद जो वहाँ के चौकी इंचार्ज थे, बाई चांस ही वॉज प्रेजेंट देयर। उस समय मिस्टर महेश पांडे हुआ करते थे चौकी इंचार्ज मल्हौर के।
उनसे बात शुरू हुई। बात करते 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 पता चला कि धीरे धीरे मतलब इतना दुखद एक फैक्ट सामने आया कि जो पुलिस चौकी मतलब पुलिस वालों को हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई मिसहैपनिंग हुई, एक फ़ोन पर आ जाए, एक फ़ोन किया और हम चाहते हैं कि 10 मिनट के अंदर वो बंदा अवेलेबल हो। कोई भी छोटा से छोटा लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है तो हम उनको गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज़ फाइन, वो अगर हमें सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं हम उन्हें शिकायत करें, ठीक है। एट द सेम टाइम वहाँ पे ये फैक्ट पता चला कि उस 8x8 या 12x12 के कमरे में उनके पास वॉशरूम जैसी बेसिक फैसिलिटी नहीं है। उसने मुझे अंदर से थोड़ा मतलब परेशान किया। जहाँ याकूब मिनन जैसे आतंकवादी के भी मानवाधिकार हितों की बात हम करते हैं, तो मुझे लगा कि हमारे पुलिस वालों ने ऐसी क्या गलती करी हुई है कि आप बाकी कुछ दीजिए ना दीजिए, लेकिन कम से कम पीने का पानी और शौच जाने के लिए एक साफ़ सुथरा शौचालय, एक वॉशरूम तो होना ही चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने उस समय के जो म्यूनसिपल कमिश्नर थे उनसे बात की, श्री उदयराज सिंह जी से, तो उन्होंने इस पे संज्ञान लिया और इसके तहत आप आज शहर में देख सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर चौराहे पे, हनीमैन चौराहे पे, चिन्हट तिराहे पे, कठौता पे भी एक निर्माणाधीन है। ऐसे करीब 8 अलग अलग चौराहों पे इन्होंने नगर निगम ने कुछ अलग कंपनियों के साथ में पीपीपी मॉडल पे कई सारे वॉशरूम्स बनाए। उससे थोड़ा उत्साहवर्धन हुआ और मेरा जो अपना गांव है, पैतृक गांव सराय मोहिद्दीनपुर शाहगंज में, वहाँ पता करवाया ग्राम प्रधान से कि पुलिस चौकियों का क्या स्टेटस है, कोई ज़मीन अलॉटेड है कि नहीं है। तो ये जान के मुझे बड़ा हर्ष मिश्रित आश्चर्य हुआ कि करीब 30 साल पहले का चकबंदी ने वहाँ पे करीब 1.5 बीघे से ज़्यादा की ज़मीन सिर्फ पुलिस चौकी के लिए अलॉट करी हुई थी, आवंटित थी। लेकिन ना उन्होंने कभी कॉग्निजेंस लिया किसी पुलिस के ऑफिसर ने, और लोकल जनता तो गांव में अपने ही जीने खाने में व्यस्त है। तो उसको लेके भी काम चालू है। एप्लीकेशंस लिखे, एसपी को चौकी प्रभारी से लिखवाया, खुद लिखा, एसपी से फॉलोअप किया। उसके बाद उनका अपना एक आवास डिपार्टमेंट है, उनके साथ भी फॉलोअप कर रहे हैं। तो बनारस से टीम जाके जेई ने निरीक्षण किया हुआ है, रिपोर्ट बना के जौनपुर भेज दी है। अभी जौनपुर से एक एप्लीकेशन लग के इलाहाबाद में जो इनका ऑफिस है वहाँ तक जा चुका है। तो आने वाले अगर 6-8 महीने या 1 साल में भी वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो जाता है और चौकी बन जाती है, तो मुझे लगता है कि मेरी ओर से मेरे अपने गाँव के लिए ये पहली भेंट होगी गांव को। जी, बहुत अच्छी बात है ये। जी, अभी आपकी जो जीजी विश्वास सोसाइटी है उसके कुछ लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित करे होंगे, जैसे कि वृक्षारोपण में कुछ लक्ष्य होगा जी, या बच्चों को शिक्षित करने का एक कुछ संख्या कुछ सोची होगी कि इतने बच्चे या इतने स्कूल तक हमारी पहुंच हो जाए। इस तरह के जो भी लक्ष्य आपने बनाए हैं जी, वो कुछ उस विषय में बताइए। जी जी जी, आपने ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। दरअसल जब शुरुआत की थी तो उस समय ये पता नहीं था, मंसूबे तो बहुत अच्छे थे लेकिन क्लैरिटी नहीं थी कि क्या क्या एग्जैक्टली कैसे चीज़ें आगे जाएंगी। लेकिन कहते हैं करने से होता है, बाबा रामदेव। तो हम भी करते रहे और करते करते बहुत सारी लर्निंग्स आई। तो जब हम एजुकेशन पे आते हैं तो उसमें अभी हमारा मंसूबा ये कि आने वाले 3 से 4 साल में ऐसा क्या हम कर सकें कि जितने भी स्कूल्स, जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि आरटीआई के थ्रू हमने इन्फॉर्मेशन मांगी है, और ऐसा क्या हो कि पहले लखनऊ अपने आसपास के इलाकों में, फिर पूरे लखनऊ में और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में जिन भी विद्यालयों में शैक्षणिक योग्यता के लिए मतलब टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पे हमारे टीचर्स, चाहे वो वॉलंटियर बेसिस पे हों चाहे वो ऑनरेरियम बेसिस पे हों, हमारे टीचर्स वहाँ पे जाएं और बच्चों को पढ़ाएं। और अभी तो ये पहला चरण होगा साक्षरता की ओर। साक्षरता के साथ साथ जब नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे तो हम वहाँ पे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग और फिजिकल फिटनेस के लिए भी और मेंटल वेलनेस के लिए भी चीज़ों को आगे एक्सटेंड करेंगे। ये हमारा आगे से 3 से 4 साल तक का प्लान है। अभी हम इस दिशा में बच्चों के रिकॉर्ड्स तैयार कर रहे हैं कि जब हमने ज्वाइन किया था तो बच्चों का क्या स्टेटस था। शुरुआत में हम मार्क्स देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कैसे हैं, और अगर हम किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं, अभी तक तो चूँकि चीज़ें वॉलंटियर बेसिस पे चल रही थी, हम अपने मन से कर रहे थे, लोग आ रहे थे, जुड़ रहे थे, कर रहे थे, लेकिन चूँकि अब ऑनरेरियम बेसिस पे काम स्टार्ट हुआ है
और उसके लिए हमें मंथली कुछ कैश फ्लो की ज़रूरत होगी। तो अगर हम आगे वाले किसी को प्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कॉरपोरेट्स हो गए, कोई एजुकेशन में काम करना चाहता है, कोई इंडिविजुअल डोनर हो गया, तो हम उसको जाके अपना प्रपोजल देंगे कि देखिए हमने अभी तक इतना इतना काम किया है, एक स्कूल में ऐसे चल रहा है, आने वाले 3 से 4 साल में हम ये एम कर रहे हैं, तो इसमें आप किस तरीके से योगदान बन सकते हैं और हम किस स्कूल को पिक करके आपकी ओर से एजुकेट कर सकते हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये हो गया एजुकेशन पे। प्लांटेशन की जहाँ तक बात आती है तो शायद मैंने शेयर किया होगा कि पिछले 4 मानसून पे देखते देखते हमारे करीब 1000 पेड़ लग चुके हैं लखनऊ में और जौनपुर में, और एक मिनी फॉरेस्ट बनाने का काम भी चल रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि अगर नेचर को प्रिजर्व करना है, सर्वाइवल का जहाँ तक सवाल है, आने वाली जनरेशन्स के लिए ऑक्सीजन छोड़ना है, बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करनी है, दूसरे जीव जंतुओं के लिए भी धरती को बनाए रखना है जी, चिड़िया, तितली, कीड़े मकोड़े, पतंगे, कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी, एनीथिंग, एनी क्रिएचर। तो उस दिशा में हम चाहते हैं कि आने वाले 10 साल में हम कोई 10 अच्छे मिनी फॉरेस्ट स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम बना सकें। एक मिनी जंगल पे ऑलरेडी काम चल रहा है। आप कभी भी गोमती नगर में गोमती के किनारे मनकामेश्वर आरती स्थल के तट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा करीब 2000 पेड़। हमारे एक सहयोगी हैं जिनसे हम फिजिकली तो मिलके नहीं काम कर पा रहे हैं, लेकिन हम फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो करीब 2000 पौधों का एक जंगल वो बना रहे हैं, जिसमें जामुन है, बरगद, पीपल, पाकड़, नीम, ये पौधे ऑलरेडी वहाँ पे लगे हुए हैं जी, और वो पूरी जी जान से उसमें लगे हैं शर्मा जी। तो ये 2 लक्ष्य एनवायरनमेंट को लेके अभी लग रहे हैं, जो एकदम क्लियर दिख रहा है। बाकी और भी कई सारे प्लान्स हैं। हम कंपोस्ट पिट्स तैयार करना चाहते हैं, जैसे जिस एरिया में मैं रहती हूँ उसके आसपास के 2 पार्क्स हमने अडॉप्ट किए हैं। तो उन पार्क्स में ही 3 कंपोस्ट पिट बना के आसपास का जो भी सूखा कूड़ा है, गीला कूड़ा है, तो गीले कूड़े को अलग करके वहाँ पे हम डलवा रहे हैं। एक पिट से स्टार्ट हो चुका है और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि पूरे शहर में हम करीब ऐसे 500 से 1000 आने वाले 2 साल में, बहुत जल्दी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाले 2 साल में करीब 500 से 1000 कंपोस्ट पिट्स हम बना सकें। और वो कंपोस्ट पिट्स ऐसे हों कि जिसका मन करे वहाँ पे जाके वो गीला कूड़ा डालेगा, और जब वो खाद बन जाएगी तो कोई भी उसको लाके इस्तेमाल यूज़ कर सकता है, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। जी, इतनी क्लियर पिक्चर अभी तक देखने में समझ में आ रही है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही एक नया थॉट है जी कि खाद बने, एक तरह से देश में बढ़ रहे कूड़े का एक जो समस्या है जी जी वो भी समाधान होगी, और लोगों को अपने पेड़ पौधे बढ़ाने के लिए खाद की भी उपलब्धता होगी जी। ये तो एक बहुत अच्छी और नई सोच है जी। ये तो अभी का आपका है लक्ष्य, लेकिन फिर भी हम उस लक्ष्य की बात कर रहे हैं जैसे आपने सोचा होगा कि इतने पेड़ हमारे ओर से, हमारे हाथों से लगे होने चाहिए। तो वो कोई संख्या कुछ क्या आपने डिसाइड करी है मन में, या बस अभी चलते रहो कि भाव पे बस चल रहे हैं, कोई संख्या जैसा नहीं सोचा कि इतनी होनी चाहिए? जी देखिए, मुझे इतने दिन काम करके जो लर्निंग मिली है, जो एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बिहाफ पे बताऊंगी कि जब 4 साल में काम करते करते बिल्कुल इंडिविजुअल बेसिस पे 800-1000 पौधे हो गए, तो अब तो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो शुरुआत में हम इसको फ्रेगमेंट करके चल रहे हैं कि 10 साल में, आने वाले 10 साल में करीब हमें 10 मिनी फॉरेस्ट बनाने हैं, और उन 10 मिनी फॉरेस्ट में, हर फॉरेस्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 5000 पेड़ तो होंगे। ठीक है, तो 5000 × 10 दैट बिकम्स 50,000 प्लांट्स, जो कि आने वाले समय में वृक्ष बनेंगे और वो एक जंगल का निर्माण करेंगे। तो आज के 10 साल आगे से मिनिमम हम 50,000 पेड़ों को तो एम कर ही रहे हैं। उसके बाद ऊपर वाला जैसा हमसे चाहेगा वैसा करवाएगा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी संख्या है ये जी। और जैसा कि अभी तक का आप लोगों ने किया है, करके दिखाया, उसको देखते हुए लक्ष्य पाना कोई बहुत असंभव सा नहीं दिखता जी, बड़े आसान सा लक्ष्य लग रहा है जी। ये तो हो गई लक्ष्य की बात, लेकिन साथ में एक चीज़ और चाहेंगे कि आप लोगों ने महिलाओं ने ही मिल करके इसको सही मायने में आगे बढ़ाया है, अगुवाई करी है इस एक अभियान की अगुवाई महिलाओं के हाथ में है। ज़्यादातर महिलाओं के पास में एक बहाना होता है कि वो घर परिवार सब में उलझी, वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में आप हमारे देश की महिलाओं को और पुरुषों को भी जो उनको बाधित करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जी विशा की ओर से? महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि देखिए,
जीवन बहुत आसान तो नहीं होता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ में सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके जो जजमेंट्स और पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, उनके साथ साथ में महिलाओं का अपना शारीरिक संरचना और जो उनका जीवन क्रम होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आमतौर पे बाधाएं मान सकते हैं। एट द सेम टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमको सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो अगर घर से बाहर निकल के जाएंगे तभी काम होगा। अगर हमें लगता है कि पारिवारिक सिचुएशंस और सामाजिक रूढ़ियाँ हमें बाहर निकलने से रोक रही हैं, हम शुरुआत घर से कर सकते हैं। हमारे घर में अगर काम वाली बाई आ रही है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो हम उसकी दवाइयों का, उसके खाने पीने का, उसके लिए दूध का, दाल का ये इंतज़ाम, हरी सब्जियों का इंतज़ाम कर सकते हैं। उनके लिए आयरन कैल्शियम का इंतज़ाम कर सकते हैं। ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो जिस डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करा रही हैं वो डॉक्टर सही है। उनके पैथोलॉजिकल टेस्ट को हम मॉनिटर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से अगर बाहर निकल आई है महिला, हमारे घर में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, तो उनके उससे एक कदम आगे जाके अगर उनके बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं बाहर भी निकलने की ज़रूरत नहीं है ना। तो लेकिन यह है कि उसके लिए अपने अंदर एक भाव जगाना पड़ेगा। वो थोड़ा सा समय, वो 1 घंटे का समय जिसमें कोई हमें लगता है कि हम सीरियल देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम उसमें से आधा घंटा कट करके अगर निकालते हैं तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी उनको अच्छा लगेगा। और इसी को चाहेंगे थोड़ा विस्तार से बताइए कि महिलाएं कैसे टाइम मैनेजमेंट अपना करें। उनको घर के भी बहुत से काम करने होते हैं, जैसे आप खुद भी कर रही हैं, घर के काम करते हुए समय निकाल रही हैं, बाहर भी जा रही हैं जी। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर भाव है करना है, उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो कौन सा टाइम अपना कट करें जो सोसाइटी को दें, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करें, उनका डेली रूटीन किस तरह का, वो एक थोड़ा सा एक मॉडल देने की कोशिश कीजिए। तो हाँ, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर में बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में सास ससुर भी साथ में हैं, तो सबके हिसाब का खाना पीना, उनके टाइम टेबल के हिसाब से उठना और सोना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि एज एन इंडिविजुअल मैंने वो समय चूज़ किया जिस समय मेरे बच्चे स्कूल के बाहर होते थे। तो जब स्कूल गए होते हैं बच्चे, अपना काम कंप्लीट करके करीब जनरली महिलाएं 10 से 10:30 बजे, 11 बजे के आसपास फ्री हो लेती हैं। तो 11 बजे से 2 बजे का समय जनरली महिलाओं का मी टाइम होता है और उस टाइम को वो अपने हिसाब से चाहें तो यूटिलाइज कर सकती हैं। अब ये हमारी चॉइस के ऊपर है कि हम क्या चूज़ करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं या सोसाइटी। ओह यस जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी, आपने हम लोगों को इतना अपना कीमती समय दिया। और परवीन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, आप लोगों की एक नई सफलता के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ इतना समय व्यतीत करने के लिए और हमारे बारे में जानने के लिए और हमारा संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए इतना आपने एफर्ट किया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद।